जय हिंद स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल कादिर। आज एक नई टॉपिक के साथ वीडियो को शुरुआत कर रहा हूं भाई। नया टॉपिक हमारे पास है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या कहता है कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर केप्ट कांस्टेंट, कि अगर हम कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट करते हैं, फिजिकल कंडीशन मीन्स उस कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका टेम्परेचर, उसकी मास, उसकी कंपोजिशंस, उसका वॉल्यूम एंड एक्सेट्रा। अगर ये चीज हम कांस्टेंट कर देते हैं देन पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो क्या हुई स्टेटमेंट? इफ द फिजिकल कंडीशन if the physical condition of a conductor kept constant, then the potential difference across the conductor is always directly proportional। ठीक है, ये सिंबल किसका है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट फ्लोइंग थ्रू इट। दिस इज ओम्स लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म अगर देखें तो V इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसके बराबर होता है भाई। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो V इज इक्वल टू I इंटू R। ये हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म बनती है। V इज इक्वल टू I इंटू R। I बी द करंट, R बी द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R को क्या नाम दिया गया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको नाम दिया गया बाद में रेजिस्टेंस का। R का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। तो V पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू I इंटू R। सो ये हमारे पास बनती है स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। अगर कोई आपसे पूछे कि इज दिस ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I R, क्या ये ओम्स लॉ है? तो ये ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ ऊपर वाली टर्म है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज नॉट द ओम्स लॉ। इज इट ओके? राइट। चलिए, तो ये हमारे पास बनता है भाई ओम्स लॉ। If we draw the graph between the resistance, between the current and potential, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बिटवीन करंट I एंड पोटेंशियल V, अगर इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं देन वी गेट द ग्राफ लाइक दैट। वी गेट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ passing through the origin inclined on x axis. Let this is V, this is I। ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है भाई ग्राफ। ये V को रिप्रेजेंट करती है एक्सिस, और ये एक्सिस करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब इस एक्सिस के अलोंग हम करंट लेके चलेंगे और इस एक्सिस के अलोंग हम पोटेंशियल लेके चलते हैं। तो ये ग्राफ हमारे पास बनेगा। ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हम ले लें V और यहाँ पे हम ले लें I, तो भी इसकी शेप ऐसे ही रहेगी भाई। ठीक है, ग्राफ की शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारे पास बनता है भाई ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। राइट। अब यहां से देखने की एक चीज है, यहां से अगर हम स्लोप ऑफ ग्राफ निकालते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ, अगर हम ग्राफ का स्लोप निकाल के चलते हैं तो ग्राफ क्या होता है, स्लोप क्या होता है? तो आई थिंक स्लोप 9th क्लास में हमने पढ़ा था। स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राफ, मान लो ये कोई पॉइंट है P ग्राफ के ऊपर, और इस पॉइंट P से हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, एक एक्स एक्सिस के ऊपर और एक वाई एक्सिस के ऊपर। यहां इस ओरिजिन से लेके पॉइंट A तक ये जो डिस्टेंस है वो I को रिप्रेजेंट कर रहा है, और O से लेके ये जो पॉइंट है B यहां तक ये V को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो, जितना इस ग्राफ के अंदर ओ बी है उतना ही पी ए भी होगा।
जितना ओ बी है उतना ही पी ए भी होगा हमारे पास। दोनों लगभग बराबर ही है, दोनों इक्वल है, तो ये हमारे पास रिलेशन बनता है भाई। अगर हम इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं, इन द ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में लिया, इन ट्रायंगल ओ पी ए, इस ट्रायंगल के अंदर स्लोप क्या हुआ। अब देखो स्लोप का फॉर्मूला तो हम बता ही चुके हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप का फॉर्मूला यहां अप्लाई करो, क्या बनेगा, स्लोप का फॉर्मूला जब यहां अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो परपेंडिकुलर आ गया आपके पास पी ए और बेस कितना हो गया ओ ए। पी ए कितना है, पी ए जितना ओ बी है उतना पी ए भी है। ओ बी कितना था वी और ओ ए कितना था आई। तो ये आपके पास बन जाएगा स्लोप इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आई, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन v इज इक्वल टू आई आर। तो v डिवाइड बाय आई अगर करेंगे तो किसके बराबर बनेगा, r के बराबर। तो वेरी गुड, तो ये बन गया क्या, स्लोप। तो स्लोप किसके बराबर है यहाँ पे, रेजिस्टेंस के बराबर। तो एक चीज यहाँ पे याद रखने की है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू द, वेरी गुड, रेजिस्टेंस। तो क्या लिखा कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, वी आई मतलब वी वाई एक्सिस का लॉन्ग होना चाहिए और आई एक्स एक्सिस का लॉन्ग होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि रेजिस्टेंस स्लोप के इक्वल होता है। वहीं अगर ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ठीक है, ग्राफ को कैसे चेंज किया, हमने ग्राफ को चेंज कर दिया, हमने ग्राफ ये वाला ले लिया, यहां पर v और यहां पर i, ठीक है, हमने ग्राफ को थोड़ा सा चेंज किया और ग्राफ को चेंज करके इस तरीके से हमने ग्राफ को बना लिया भाई, ठीक है। आई एक्स जो i है वो तो हमने ले लिया y एक्सिस का लॉन्ग, और जो हम v ले रहे थे पोटेंशियल वो हमने ले लिया x एक्सिस का लॉन्ग। तो ग्राफ की शेप तो हमें ऐसे ही मिलनी है, बट जब हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो किसी पॉइंट पी से। ये पॉइंट पी हो गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जैसे पहले वाले में किया था, यहां से इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो यहां से और यहां तक ये O और ये पॉइंट A, ये जो लेंथ थी ये अब V को रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि इस एक्सिस के लोग क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल। तो और यहां से O से लेके पॉइंट B तक ये अब करंट I को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू इन द स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला हमें पता ही था, स्लोप के फॉर्मूले में इसे रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, वी गेट कि स्लोप इज इक्वल टू किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है पी ए, बेस क्या है, बेस है ओ ए। वैल्यू रखो, पी ए की वैल्यू कितनी आई और ओ ए की वैल्यू कितनी वी, तो ये आ जाएगा आई डिवाइड बाय वी। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है v इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये चीज बोलता है। अब यहां से i बाई v करेंगे तो r को दूसरी तरफ भेजेंगे, i तो है यहाँ पे, v को इधर भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा, r यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये किसके बराबर बनेगा, 1/r के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर ग्राफ इस तरीके से बनता है तो स्लोप किसके बराबर होगा, 1/r के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या पता चला यहां से, अगर ग्राफ इस तरीके का हुआ तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, देखो अब मैंने नाम बदल दिया, आई वी, आई वाई एक्सिस का लॉन्ग होना चाहिए, वी एक्स एक्सिस का लॉन्ग होना चाहिए। आई वी ग्राफ इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये था भाई हमारे पास ओम्स लॉ, जिसमें हमें ये चीज पता चल रही है। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है, कोई आपसे पूछे कि विच लेट अस कंसीडर वी हैव टू मटेरियल एंड द ओम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी आई ग्राफ ऑफ द टू मटेरियल इज लाइक दैट। एक मटेरियल मैंने ले लिया ए, एक मटेरियल मैंने कह दिया बी, और आपसे कोई पूछे कि विच वन ऑफ दीज मटेरियल हैव द हायर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे v है y एक्सिस के लॉन्ग, तो फिर आप रेजिस्टेंस स्लोप के इक्वल लेके चलोगे, ठीक है, जैसे हमने
अभी पहले वाला जो आर्टिकल किया था उसमें बताया गया था कि रेजिस्टेंस स्लोप के इक्वल हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो अगर वो रेजिस्टेंस स्लोप के इक्वल है तो जितना स्लोप ज्यादा होगा रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और स्लोप डिपेंड करेगा किस पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है टेन थीटा। ठीक है, मैथ्स में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी थोड़ी सी, तो ये बनता है टेन थीटा। स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू किसके, स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू टेन थीटा। अब जितना एंगल बड़ा होगा, अब बी जो है वो एंगल बना रहा है, ये ए जो है वो एंगल बना रहा था ये, अब जितना एंगल बड़ा होगा उतना स्लोप भी बड़ा रहता है। तो इसलिए एंगल जिसका बड़ा उसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो यहां पे क्या कहेंगे, ए हैव लार्ज रेजिस्टेंस। कर सकते हो इस तरीके का कंसेप्ट। वहीं अगर ये ग्राफ इस तरीके से उल्टा आ जाता तो यहाँ होता आई और यहाँ होता वी, और फिर आपसे कहता है कि दो मटेरियल है ए और बी, बताओ किसका ग्राफ, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो उस केस में क्या करते हैं हम, फिर ये लेके चलते हैं, स्लोप किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जिसका स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम। स्लोप ज्यादा कैसे पता चलेगा, एंगल से, जिसका एंगल बड़ा उसका स्लोप भी ज्यादा और उसका रेजिस्टेंस कम। तो ए का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बी का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इस केस में पूछे जाए तो इस केस में हम कहेंगे कि बी हैज लार्ज रेजिस्टेंस। ओके, तो ये बनता है भाई हमारे पास ओम्स लॉ। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। अब देखो हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया था रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज जस्ट द, क्या होता है, इट इज जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। क्या ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, जस्ट एक प्रॉपर्टी है, किसकी, कंडक्टर की या मटेरियल्स की। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी करंट को फ्लो होने नहीं देती। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट is known as resistance। ठीक है, क्या नाम दे देते उसे, रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। तो ये था भाई हमारे पास रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है क्या, इट इज जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हमेशा आर से रिप्रेजेंट वो किया जा सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर किसके बराबर होता है, V अपॉन आई, इसके बराबर होता है। तो यहां से इसकी दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं भाई, अनदर डेफिनेशन आप दे सकते हो। अगर ये डेफिनेशन प्रॉपर्टी वाली याद ना रहे तो ये आप लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ किस किस का, पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, ये क्या कहलाएगा, दिस इज द रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, ये रेजिस्टेंस हमारे पास आता है। इस रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट आती है भाई ओम, क्योंकि ओम ने सबसे पहले इसे यूज किया था। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम, और ये ओम का सिंबल। ठीक है, ये सिंबल है, सिंबल जरूर ध्यान से बनाएं, हर जगह वो सिंबल का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था ओम्स लॉ भाई। अब देखो ओम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला रेजिस्टेंस का बना आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इसकी यूनिट क्या बताई, ओम, सिंबल यूज कर देते। इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट, वी। करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, ए। तो 1 ओम इज ऑलवेज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। तो यहां से हम 1 ओम को डिफाइंड है वो कर सकते हैं कि 1 ओम क्या होगा, व्हाट इज 1 ओम, या डिफाइंड 1 ओम। तो हम कह सकते हैं कि इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, if
1 एम्पियर current is flow. So if 1 ampere current is flow through a conductor, when 1 volt potential difference is applied, ठीक है, then resistance is known as 1 ohm resistance. देखिए दो वर्ड आएंगे यहाँ पे, एक आएगा रेजिस्टेंस और एक आएगा रजिस्टर. क्या क्या वर्ड बोले? एक आएगा रेजिस्टेंस और एक आएगा रजिस्टर. ये दोनों वर्ड जो है वो अलग अलग है, लेकिन हम इन दोनों को एक तरीके से ट्रीट ही करते हैं, ठीक है. रेजिस्टेंस इज जस्ट द प्रॉपर्टी एंड रजिस्टर इज द मटेरियल, ठीक है. जो डिवाइस का नाम है ना, डिवाइस, वो है रजिस्टर, और उस डिवाइस की प्रॉपर्टी जो है वो है रेजिस्टेंस. दोनों अलग अलग चीज है. बट जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम कहेंगे कि वी हैव ए रजिस्टर ऑफ 5 ओम या वी हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम. हम दोनों एक ही जैसा ट्रीट करेंगे न्यूमेरिकल्स के दौरान. वैसे इनका मतलब है वो अलग अलग होता है. रेजिस्टेंस इज जस्ट द प्रॉपर्टी, रजिस्टर इज द नेम ऑफ द डिवाइस. ओके, चलिए ये था भाई हमारे पास ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस. नाउ द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ द रजिस्टर इज मेनली डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर, ठीक है. जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स. कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्टली इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. Second, it depends on the area of cross section. Third, it depends on the, very good, temperature of the conductor. And fourth is depends on the nature of material. Nature of material of the conductor. ठीक है. तो ये 4 चीजें हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है. वन इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अदर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, एंड द लास्ट इज नेचर ऑफ द मटेरियल. रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. इट मीन्स अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर हम एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि वो वायर कितनी पतली होगी और कितनी मोटी रहेगी. क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका ज्यादा होगा वो वायर मोटी होगी, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वो वायर जो है वो पतली होगी. अब देखो, जितनी पतली वायर होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा, ठीक है. एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा, ठीक है. इसलिए मोटी वायर यूज करनी पड़ती है. चलिए ये था भाई हमारे पास रेजिस्टेंस. नाउ इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो वी गेट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A. और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है दैट R इज इक्वल टू रो L बाई A, वेयर दिस सिंबल नेम इज रो, ठीक है. सिंबल का नाम तो रो है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसे करता है? इट रिप्रेजेंट्स ए क्वांटिटी, नेम इज रेजिस्टिविटी. किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. तो ये होगी हमारे पास रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टेंस इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. अगर यहां से देखा जाए तो रेजिस्टिविटी है क्या? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू A बाई L. ऊपर वाले फॉर्मूले से हम इसे सोल्व कर सकते हैं. रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, दिस इज रेजिस्टिविटी रो, ठीक है. तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R A बाई
एल इसके बराबर हो जाएगा। सो यहाँ से अगर हम रजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो ये कह सकता हूँ मैं कि इफ ए इज इक्वल टू 1, हम ये बात कह देते हैं भाई एरिया 1 के बराबर हो गया, लेंथ इज इक्वल टू 1, लेंथ भी 1 के बराबर होगी। अगर ये दोनों कंडीशन हम इस फॉर्मूले में रखें तो रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर बनेगा। भाई ये भी 1 और ये भी 1, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा आर। तो यहाँ से रजिस्टिविटी की डेफिनेशन आप दे सकते हो। क्या डेफिनेशन बन सकती है रजिस्टिविटी की? तो हम रजिस्टिविटी के लिए कह सकते हैं कि इट इज द स्पेसिफिक रजिस्टिविटी is the specific resistance when length and cross-sectional area of conductor becomes 1। जब ये 1 के बराबर हो जाए तो जो रजिस्टिविटी होगी वही जो रेजिस्टेंस होगा वही रजिस्टिविटी के बराबर रहती है। अब आती है भाई इसकी यूनिट। रजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो होती है हमारे पास ओम मीटर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला आया था हमारे पास रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, आया था ये फॉर्मूला रजिस्टिविटी का। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे देखा जाए तो इसकी यूनिट क्या बन सकती है? रेजिस्टेंस ओम हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ मीटर होगी, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर। ये इसकी एसआई यूनिट है वो बन जाती है भाई। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टैप द आइकॉन बटन। अगर आपको वीडियो चाहिए, जल्दी से वीडियो चाहिए आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल आइकॉन है, इस बेल आइकॉन को भी आप टैब कर देंगे, ठीक है। जैसे बेल आइकॉन को दबाएंगे तो न्यू वीडियो जैसे ही बनेगी तो वो सीधा आपके पास पहुंचेगी। तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, मीट यू अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।